हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे एक छोटा मोटा टॉपिक जो बचा हुआ है ओम्स लॉ में। ठीक है, ओम्स लॉ में हमने बेसिकली क्या सीखा था। देखो यहाँ पर एकदम फास्ट, एकदम 5-10 मिनट का ही वीडियो होगा, बहुत छोटा जो बचा हुआ है ना। ओम्स लॉ में जो हमने डिस्कस करना बचा हुआ था, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया था, तो मैंने सोचा कि दूसरा वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं, एकदम एकदम छोटा होने वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने सीखा था बबीता इक्वल्स टू अय्यर, याद है क्या? तो ये है ओम्स लॉ का, हमको डेरिवेशन पता चलता है। ओ भाई, ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट। और जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आता था के आई, वेयर, और ये के को हम लिखते थे रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला फाइनली बन जाता है आर आई। लेकिन याद करने में ईजी होगा तो हम इसको बोलते हैं बबीता इक्वल्स टू अय्यर। क्या हमने यहाँ तक किया हुआ था, क्या तुमको याद है? हाँ सर याद है। तो ये था ओम्स लॉ विद द पर्सपेक्टिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ विद द पर्सपेक्टिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेते हैं, 5 मिनट डिस्कस करते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में सर हमने तो डिस्कस कर लिया था, हमने डेफिनेशन भी पढ़ लिया था। रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन उसका यूनिट बच गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो वो कर लेते हैं फटाफट, एकदम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है सर। और मैंने ये बहुत बार बोल चुका हूँ अब मैं, कि जब भी तुम्हें यूनिट लिखना हो ना भाई, यूनिट लिखना हो तो तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। हाँ सर, फॉर्मूला तो आता है बबीता इक्वल्स टू अय्यर, तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा V बाई आई। क्या इसमें कोई दिक्कत है तुमको? अभी तो आ जाना चाहिए भाई। ओ भाई, जिंदगी में आ जाना चाहिए तुमको, इतना करना तो। हाँ सर आ गया, एकदम मजा ही आ गया सर। आगे बोलिए क्या करें। तो यहाँ पर V मतलब जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है भाई? वोल्ट। और जो I होता है वो तो एम्पियर है, करंट। एम्पियर बोलते हैं हम उसको ए। ओ भाई, एम्पियर बोलते हैं क्या? हाँ सर, करंट को एम्पियर बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वोल्ट को V बोलते हैं और इसको एम्पियर, V को वोल्ट, तो वोल्ट पर एम्पियर ऐसे करके लिखते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इसको ये ना बोल के हम एक बढ़िया नाम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ओम। ऐसा सिंबल होता है ओमेगा, इसको बोलते हैं ओम। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर ऑप्शन में ये लिखा हो वोल्ट पर एम्पियर, तो ये भी करेक्ट है भाई। कभी कभी जिंदगी में तुमको कंफ्यूजन कराने के लिए दे देगा, सर हमने तो ओम्स पढ़ा था, सब जगह ओम्स ही होता है, यहाँ पर वोल्ट पर एम्पियर कैसे हो गया? वहां पर दिक्कत हो जाएगा तुमको, क्योंकि तुम्हें पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो बबीता बाई अय्यर आई होता है। जो रेजिस्टेंस होता है बबीता बाई आई मतलब वोल्ट बाई आई, तो वोल्ट और एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, ये भी करेक्ट है। और दूसरा सर ओम सर, इसको ओम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ से ही हमने रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। ओ भाई, इसीलिए अपना नाम घुसा दिया उधर में। अब से हम वोल्ट पर एम्पियर को ओम्स बोलेंगे, ऐसा ही बोल दिया उसने, है ना। अब उसका लॉ है, उसी से, है ना, उसी से रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, तो अपना नाम डाल दिया। जैसे कि फोर्स में होता है ना, क्या ओ भाई तुम्हें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर, फोर्स इक्वल्स टू मास, ए में मास, सर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यूनिट क्या है इसका? न्यूटन। और क्यों न्यूटन? सर क्योंकि जो फोर्स का लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो भी लॉ हो, उसको किसने दिया? न्यूटन ने। कॉन्सेप्ट कौन डेवलप किया? न्यूटन। तो अपना यूनिट नहीं डालेगा वो, अपना नाम नहीं डालेगा उसमें, डालेगा ना भाई, तो वही है। ठीक है, तो ओम्स, तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या तुमको समझ में आया? बोलो भाई, क्या तुमको समझ में आया? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? सर वोल्ट पर एम्पियर, या फिर हम ओम्स भी बोलते हैं, ओम्स। लेकिन ये जो सिंबल है ना, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक अल्फ़ाबेट जिसको ओमेगा बोला जाता है, ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब ओम नहीं है, इसका मतलब ओमेगा है, लेकिन ओम्स लॉ का सिंबल है ये। जैसे कि ये एन फॉर क्या होता है? न्यूटन होता है क्या? नहीं सर, एन है, न्यूटन है। समझे क्या? ओ भाई, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, तुम बस याद करो। अभी क्लास 10 के लिए, 11 में जाओगे तो ओम्स का कुछ अलग मीनिंग भी हो सकता है। क्या तुम्हें समझ में आया?
हाँ सर, तो आगे बढ़ते हैं। ओम्स वो मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता है ओमेगा बोल के, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? सर ये एक यूनिट है और ये एक यूनिट है, ओम। ओम है सर, ओम। ओम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? सर ओम है सर, ओम। समझ में आया? एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब लास्ट ही बचा है, खत्म हो गया। कितना मिनट का हुआ? 2-3 मिनट का ही हुआ ना। देखो मेरा क्या है ना, कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूं मैं, है ना, कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज 1 ओम, या फिर बोला जाता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम। ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ आता है। क्या तुम्हें समझ में आया? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो फॉर्मूला बेस्ड से हमको सॉल्व करना है। सर हमें फॉर्मूला पता है क्या रेजिस्टेंस का? हाँ सर, रेजिस्टेंस मतलब V/I। सर ये कहाँ से मिला आपको? हमको तो नहीं आता। ओ भाई, बबीता इक्वल्स टू IR है ना, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? I नीचे चला जाएगा, V/I हो जाएगा। ओ भाई ओ, हाँ सर सही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 1 ओम, व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम? सर 1 ओम मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। तो रेजिस्टेंस को 1 ओम आने के लिए वोल्ट को भी 1 होना चाहिए, आई को भी 1 होना चाहिए। ओ भाई, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है सर? ओ भाई, अगर रेजिस्टेंस 1 ओम चाहिए तो हमको वोल्ट भी 1 ओम चाहिए और करंट भी 1 ओम चाहिए। तो क्या तुम्हें ये समझ में आया? हाँ सर। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन तो ऐसे करते हैं, देखो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is between the ends of the conductor and current passing through it is 1 ampere, then the resistance of that conductor is said to be 1 ohm। क्या ये बहुत सिंपल था भाई? क्या हमने पूरा ही फॉर्मूला से ही डिराइव किया क्या ये डेफिनेशन को? थोड़ा जानो तो। सर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये जो V है ना, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर है, इधर मैं बना देता हूँ, ठीक है, एक कंडक्टर है ना, और ये कंडक्टर के बीच में, ये कंडक्टर के 2 एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? 1 वोल्ट। ओ भाई हाँ सर। एंड करंट पासिंग थ्रू इट, और यहाँ से जो करंट पास हो रहा है वो कितना है? 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस निकालो बोलने से क्या बोलोगे? हाँ सर हमको पता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V/I। तो V है 1, I भी है 1, तो ये दोनों काट कुट जो भी होगा वो 1 ओम आएगा, है ना। देन द रेजिस्टेंस इज ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। तो ऐसे करके तुम्हें डिफाइन करना है। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर एकदम बढ़िया समझ में आया। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आता है जिसको बोलते हैं डायमेंशन। अब ये लास्ट है, ठीक है, सच्ची मुच्ची वाला। सर सच्ची मुच्ची वाला ही लास्ट है, तो लास्ट बोल के कहाँ पहुँचाते? एक बार कॉपी कर लो, ठीक है, हट के कॉपी कर लो, ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट मार लो। चलो ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक होता है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। देखो डायमेंशन अगर तुम्हें निकालना हो तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला से निकालो, रट के मत जाओ, जिंदगी में एकदम टेंशन ही हो जाता है ना। अगर तुम रटोगे रेजिस्टेंस का डायमेंशन MLT कुछ भी हो, मुझे भी याद नहीं है, करूंगा तो याद होगा,
उसको रटना नहीं है, वो फॉर्मूला से आता है, ठीक है सर। कैसे आता है, तुम्हें कुछ कुछ का डायमेंशन पता होना चाहिए। जैसे कि मास का डायमेंशन को हम क्या लिखते हैं, m, और टाइम का डायमेंशन को t लिखते हैं, और नहीं सेकेंड लिखते हैं, नहीं t ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेंथ को हम लिखते हैं कैपिटल L, और करंट को लिखते हैं I, ठीक है। तो ये सब तुमको आना चाहिए, ये फंडामेंटल डायमेंशन है, फंडामेंटल डायमेंशन, स्पेलिंग फंडामेंटल डायमेंशन। अरे क्लास 9 में किया होगा? नहीं सर, हमने तो एकदम पाप ही कर दिया था क्लास 9 में, हमको नहीं आता है, सिखाइए सर। चलो देखो, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछा है, तो क्या तुम्हें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? सर V/I है, हाँ, और V का और एक फॉर्मूला था, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये फॉर्मूला मत भूलना भाई, बहुत ही एकदम ही मस्त फॉर्मूला है, इसको भूल नहीं जाना रे ओ भाई। हाँ सर, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ सर, पहले हम V का डायमेंशन ढूंढेंगे, उसके बाद I का डायमेंशन, उसके बाद काटाकुटी करेंगे। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ गया। तो V का डायमेंशन ढूंढते हैं सर। V मतलब वर्क डन बाय Q, वर्क डन भी एक फंडामेंटल नहीं है, तो उसको भी तोड़ेंगे सर। वर्क डन को क्या करके तोड़ेंगे सर? V इज इक्वल टू, वर्क डन मतलब क्या है सर? वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई Q। ओ Q मतलब IT सर, आपने तो पढ़ाया था Q इज इक्वल टू IT होता है। ये फॉर्मूला याद है क्या तुमको? ओ भाई, I इक्वल्स टू Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू IT होगा, ठीक है। हाँ सर, और तोड़िए इसको। फोर्स भी फंडामेंटल नहीं है, तो इसको भी तोड़ेंगे। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। ओ भाई, क्या ही हो जा रहा है सर। इसी को बोलते हैं फिजिक्स, आई भी एकदम फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। अब हम यहाँ पर डायमेंशन लगा सकते हैं। कहाँ गया मिटना? चलो, V इज इक्वल टू, अरे बहुत सिंपल है भाई, V इज इक्वल टू W बाई Q। W वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और Q मतलब IT, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट IT को IT। ओ भाई चलो, मास का डायमेंशन क्या होता है? M इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब ये एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल नहीं है, एक्सेलरेशन भी जो है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, वेलोसिटी बाई टाइम है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी हो, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन का है तुम याद कर सकते हो, वेरी सिंपल है, LT-2। वेलोसिटी का होता है LT-1 और एक्सेलरेशन का होता है LT-2। बस ये याद करना, ठीक है, क्योंकि क्लास 9 में तुमने एकदम पाप ही कर दिया है। तो क्लास 9 में मैं होता तो डिटेल में जाता एकदम, क्योंकि वहाँ पर डायमेंशन टॉपिक ही है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ठीक है सर। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो L होगा, है ना, और I, उसके बाद T मतलब T होता है, ठीक है सर। आगे बढ़िए सर, एकदम आगे बढ़िए, ठीक है। अब एक्सपोनेंट का चैप्टर लगाएंगे। M L स्क्वायर हो जाएगा, उसके T-2 है, ये T और ऊपर जाएगा तो बन जाएगा T-3, है ना एक्सपोनेंट, और ये हो जाएगा I-1। तो ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन पोटेंशियल का, ये हो गया डायमेंशन पोटेंशियल। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। तो ये फॉर्मूला को इधर लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू V बाई I। तो V का डायमेंशन क्या है? ML स्क्वायर T-3 I-1। ऐसा डब्बा में लिखते हैं डायमेंशन को, ठीक है। और I मतलब तो I ही होता है, I। हाँ सर, तो ओरिजिनल आंसर क्या हो जाएगा? ये I भी ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा M। दूसरा कलर से कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा, है ना, बनी रहे, ये अच्छा दिखना चाहिए। तो ML2 T-3 I, यहाँ -1 है, ये भी ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ R। सो ये होता है डायमेंशन R का। क्या तुम्हें बहुत इजी लगा क्या? देखो, अगर तुम रटोगे ना कि डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ML स्क्वायर T-3 I-2, भाई पक्का तुम भूल जाओगे एग्जाम में, मेरा बात सुनो। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, सर रेजिस्टेंस मतलब V बाई I, अगर मुझे V का डायमेंशन पता हो, I का तो I ही होता है, तो V का मैंने इस तरीके से निकाला, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, Q होता है IT, फिर फोर्स को मैंने ब्रेक किया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई IT। उसके बाद मैंने लिखा मास का M,
उसके बाद एक्सेलरेशन ये याद ही कर लेना, एल टी माइनस टू। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, तो लेंथ का एल, उसके बाद आई का आई और टी का टी। उसके बाद काटाकुटी करके ये आया तो वी का आ गया, तो वी का लिख दिया यहाँ पर, वी का ये ऊपर और आई का ये नीचे। आई ऊपर जाएगा तो ये पक्का रेजिस्टेंस वाला आ जाएगा। बहुत सिंपल है, क्या तुम्हें समझ में आया? तो ये हमारा ओम्स लॉ एकदम डिटेल्ड में, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा हूँ मैं, एक भी चीज़। ठीक है, तो ओम्स लॉ खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी करेंगे, है ना, और एकदम जल्दी जल्दी करेंगे। चलो, थैंक यू गाइस।